नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लर्नटेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लर्नटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, कुछ एमसीक्यू को कवर करेंगे। पिछली दो वीडियो में हम लोग फायर एंड सेफ्टी एंड हैंड टूल्स का कुछ एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज़रूर देखिए, ताकि आने वाले जो पीजीसीएल का जेटीटी का एग्ज़ाम है और ओएमसी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एमसीक्यू को। पहला एमसीक्यू हो गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। तो इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में हम जानते हैं। पहले हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, 3 एलिमेंट रहता है इसमें, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एटम के बीच में रहता है, सेंटर में। बाकी इलेक्ट्रॉन की संरचना जो होता है उसका सेल कैसा होता है, इसका सेल KLMN कुछ ऐसा सेल होता है, 4। तो उसको कैसे सजाया जाता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि रूल के हिसाब से, कौन सा रूल के हिसाब से रहता है, 2n²। इसके हिसाब से पहली सेल में 2 रहता है, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में 18, चौथा सेल में 32। कैसे, अगर n की जगह में 1 लिया जाए तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 1, यानी 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 आएगा। n की जगह में 2 लिया जाएगा तो उसका वैल्यू आएगा 8, तीसरे में 18 और चौथा में 32। तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की संरचना के हिसाब से देखा जाए तो पहली सेल में हो गया K सेल में 2, L सेल में 8, तीसरा हो गया M सेल में 18। तो याद रखेंगे C इज़ द राइट आंसर, 18। पहले हम लोग जान लेंगे कि कॉपर का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है। तो याद रखेंगे हम लोग, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, याद रखेंगे। पहली सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 1। इसके हिसाब से सजाया जाता है, याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सेमीकंडक्टर है, कौन सा, डी। हम लोग जानते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन की संरचना कैसा होता है, 29 का। पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथी में 1। ये कॉपर का दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। हाँ, इतना ज़रूर याद रखेंगे हम लोग कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ताकि इसको कंडक्टर बोला जा सकता है। देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और 3 जो दिखा हुआ है, 1, 2, 3 अगर आउटर सेल में रहता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो उसको मोस्टली बोला जाता है कंडक्टर। अगर किसी मटेरियल के आउटर सेल में अगर 4 कंडक्टर रहता है, देखिए जिंक लीड 4 कंडक्टर रहता है, तो उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सेमीकंडक्टर बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है, कि विच मटेरियल्स आउटर सेल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पर वैलेंसी सेल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे हम लोग। ये जो 13 इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसके देखिए इसका हुआ एल्यूमिनियम का, पहले सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3, कुछ ऐसे सजाया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे जो 4 हो गया है, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, आउटर सेल में अगर 4 रहता है तो उसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। 1, 2 या 3 रहता है तो उसको कंडक्टर बोला जाता है। देखिए आप लोग, 1 यानी कॉपर का 1 है और एल्यूमिनियम का 3 है, तो ये लोग हो गया कंडक्टर। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, यूरेका, नाइक्रोम, ये सब हो गया कंडक्टर। रेजिस्टिविटी मटेरियल, रेजिस्टेंस हो गया। बाकी इंसुलेटर जो है वो, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है,
उनकी आउटर सेल में कितना रहता है इसको देख लेते हैं। मोस्टली कितना रहता है इसका इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, देखिए यहाँ पर मोस्टली कितना रहता है, देखिए यहाँ पर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रखकर रहता है मोस्टली आउटर सेल में, तो उसको इंसुलेटर बोला जाता है। 1, 2, 3 अगर रहता है आउटर सेल में वो हो गया कंडक्टर। अगर आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है वो हो गया सेमी कंडक्टर। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रहता है तो वो हो गया इंसुलेटर। याद रखेंगे हम लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डी हो गया इसका राइट आंसर, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। बोला है which law state that in closed electrical circuit the applied voltage is equal to the sum of voltage drop। दोस्तों ये किसका नियम है बता सकते हैं आप लोग, बताइए। ये वोल्टेज का कौन सा नियम है क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। याद रखेंगे KVL, क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं, इन ए क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड सर्किट में जितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। अर्थात पूरी सर्किट में जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ यानी क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। डी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कंडक्टर एंड एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का क्या होगा अगर इसका डायमीटर डबल किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। क्या होगा इसका आंसर बताइए। दोस्तों किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R=1/A। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया कम होगा, अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, वाइस वर्सा। अगर ये घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसके हिसाब से ये बोला है अगर डायमीटर डबल हो जाता है, जितना था वो अगर दुगना हो जाता है, अगर ये बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। यानी क्या होगा इसका आंसर बताइए ज़रा आप लोग। दोस्तों इसका आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर, यानी डिक्रीज 4 टाइम्स। अर्थात रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अर्थात डायमीटर का स्क्वायर। यानी डी दुगना हो गया तो आर कितना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखेंगे अगर दुगना डबल हो जाता है डायमीटर, इसका डायमीटर डबल हो जाता है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका 4 गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, इसका रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बता सकते हैं आप लोग, बताइए ज़रा। चलिए जानते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/I। VI/R को जानते हैं तो R V/I, अर्थात रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कौन सा रिलेशन बताया गया है, रेजिस्टेंस यानी ओम में आता है, वोल्टेज यानी वोल्ट में आता है, करंट यानी एम्पियर में आता है। देखिए ये तीनों क्वांटिटी किस में है, कौन सा ऑप्शन में दिखाया गया है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस किस में आएगा, सी इज द राइट आंसर। करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी, पावर और करंट डेंसिटी ये नहीं है, तो कौन सा आंसर इधर सही है, सी इज द राइट आंसर, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। बोला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग कौन सा है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, सी इज द राइट आंसर, ओम मीटर। इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बोला है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक लेटर का द्वारा
सूचित किया जाता है, ऐसा लेटर, इसको बोला जाता है RH और रो। ये ग्रीक लेटर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को इसी के साथ डिनोट किया जाता है, याद रखेंगे हम लोग। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका लंबाई और एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। चलिए कैसे आता है वो ओम मीटर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए एरिया हो गया रेजिस्टेंस इनटू इसके साथ और लेंथ के साथ व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो एरिया को मीटर स्क्वायर में माना जाता है, रेजिस्टेंस को ओम के माना जाता है और लेंथ को मीटर के साथ माना जाता है। तो इसको कैलकुलेशन किया जाता है, तो मीटर स्क्वायर में मीटर को कैंसिल किया गया तो मीटर आया, ऊपर में ओम, ये दोनों मिला के इसका यूनिट हो गया ओम मीटर, याद रखेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर, याद रखेंगे हम लोग। अगर किसी क्यूबिक एरिया में जितना रेजिस्टेंस पाया जाता है उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या है? सी इज द सही आंसर, ओम मीटर इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी का क्यू का क्या फॉर्मूला है, बता सकते हैं आप लोग? क्या है इसका आंसर? चलिए जानते हैं। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई इज इक्वल टू करंट बोला जाता है, टी यानी टाइम वो सेकंड में होता है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो गया? करंट इंटू टाइम। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट इंटू टाइम। तो ए इज द राइट आंसर। वोल्टेज इंटू करंट ये किसका होता है? वोल्टेज VI, ये किसका होता है? पावर का। P इज इक्वल टू V इंटू आई। करंट इंटू रेजिस्टेंस IR किसका होता है? IR, ये वोल्टेज का होता है। V इज इक्वल टू IR, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, बता सकते हैं आप लोग? कंडक्टेंस का यूनिट हो गया MHO, मो। ए इज द राइट आंसर। और ये किसका यूनिट है, आप लोग जानते हैं? ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओम मीटर अभी हम बोल के आए हैं, ये हो गया रेजिस्टिविटी का हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। मो को और क्या बोला जाता है? साइमंस बोला जाता है, याद रखेंगे। कंडक्टेंस का मो हो गया इसका यूनिट और साइमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच वन डिफाइंस द चेंजेस इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर क्या बोला है, ओम डिग्री सेंटीग्रेड के जो प्रतिरोध है तो उसको क्या बोला जाता है? ये परिभाषा कौन सा है, क्या बोला गया है इसको? विच वन इज द डिफाइंस चेंज इन रेजिस्टेंस ओम्स पर डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर के डिग्री के हिसाब से रेजिस्टेंस अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है? याद रखेंगे, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। डी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी बोल के आया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूनिट दोनों एक ही होता है। इसका यूनिट हो गया कौन सा? ओम मीटर, याद रखेंगे। ओम मीटर हो गया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है व्हिच मटेरियल इज हैविंग नॉट ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। जानते हैं ये जो कंडक्टर्स हो गए ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है, अर्थात NTC नहीं है। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है। जैसे कि हो गया माइका, को सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर हो गया, और मैंगनीज, ये तीनों का ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले हैं। जो कंडक्टर हो गया वो कॉपर, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है।
तो सी इज़ द राइट आंसर। जितना कंडक्टर होता है जितना, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला नहीं होता है, वो पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये नॉट ए नेगेटिव कोफिशिएंट में कौन सा आएगा? कॉपर इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर इन आटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर पूछा है, परमाणु क्रमांक पूछा है। बता सकते हैं आप लोग कौन सा कितना है, कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर, 47। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे सी, 29 किसका है? 29 हो गया कॉपर का, 47 हो गया सिल्वर का। दोस्तों हम लोग कमेंट पे बताइए इसका आउटर सेल यानी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बता सकते हैं आप लोग? कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि सिल्वर का आउटर सेल में, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लास ई इंसुलेटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे हम लोग। कौन सा? टेम्परेचर रेंज क्लास ई टाइप के इंसुलेटर का कितना है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए जानते हैं डिटेल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ याद रखने वाली चीज़ है। वाई ए ई बी एफ एच, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लास हो गया इंसुलेटर का वाई ए ई बी एफ एच, 90, 105, 120, 130, 155, 180, करीब करीब 15 डिग्री सब में आता है। इसमें 10 डिग्री ये ज़्यादा होके जाता है। कितना क्लास का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर सहन कर सकता है, कौन सी क्लास का इंसुलेटर कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई का हो गया 90 डिग्री, ए का हो गया 105, ई का 120, बी का 130, एफ का 155, एच का 180, बाकी दो हो गया, एक 220, एक हो गया 200 और एक हो गया 250। तो इतना हम लोग को याद रखना है। वाई ए ई बी एफ एच सी कौन सा क्लास के लिए कितना टेम्परेचर मैक्सिमम ऑक्सीजन कर सकता है उसका दिया हुआ है। तो हम लोग याद रखेंगे वाई ए ई बी एफ एच 90 से शुरू करेंगे तो 15 ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें से ई और बी के बीच में 10 डिग्री ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देखिए ये 90 हो गया, ए क्लास का हो गया, इसके 15 ज़्यादा है तो 105 हो गया। उसके बाद ये ई क्लास हो गया, उसके 15 ज़्यादा है तो इसको 120 हो गया। इसमें से 10 डिग्री ई और बी में जो होता है बीच में 10 डिग्री का गैप आता है, ई और बी के बीच में होता है। ये 120 हो गया ई, तो बी हो गया 130। उसके बाद 15 डिग्री का डिफरेंस, सॉरी 25 डिग्री का डिफरेंस हो गया बी और एफ के बीच में, वो हो गया 155। उसके बाद आया 180। इसको याद रखेंगे, तो याद रखना ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई ए बी एफ एच और लास्ट हो गया सी, सॉरी बी एफ एच, लास्ट में 200, 220 और 250, ये तीनों याद रखना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा भाई? तो हमारा सही आंसर हो गया ए 120 डिग्री, वाई ए ई बी एफ एच, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, इसमें से इंसुलेटर का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, बताइए आप लोग। हाई रेजिस्टेंस, ये तो होता ही है, जितना इंसुलेटर सब हाई रेजिस्टेंस ही होते हैं। दूसरा हो गया हाई डाइलेक्ट्रिसेंस, ये भी होता है प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिसेंस भी बहुत हाई होता है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस हाई हो गया उसमें करंट नहीं फ्लो नहीं होगा तो ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसका कंडक्टेंस हाई कंडक्टिविटी नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ये हाई कंडक्टिविटी नहीं हो सकता है, इंसुलेटर का प्रॉपर्टी नहीं है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये हो सकता है, सर हो सकता नहीं, ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है, लेकिन कंडक्टिविटी हाई नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है इंसुलेटर का। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फॉर मेड हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पोर्सिलिन, एस्बेस्टस, नाइक्रोम एंड टंगस्टन, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से, कौन सा? देखिए पोर्सिलिन ये हो गया इंसुलेटर, किस में काम आता है? ओवरहेड लाइन में काम आता है, सॉरी पोर्सिलिन, हाँ पोर्सिलिन को यूज़ करते हैं। बाकी एस्बेस्टस ये हीटिंग मटेरियल हम लोग किस में यूज़ करते हैं, ये बताइए।
टंगस्टन, इसमें ये किस में यूज़ करते हैं, कमेंट में लिखिएगा आप लोग। टंगस्टन को यूज़ करते हैं हम लोग किस में, बल्ब में। नाइक्रोम ये हो गया हीटिंग एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हीटर में। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा था यूज़ करते हैं, सी इज़ द राइट आंसर, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर, एक आइडियल आदर्श इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो गया बी, इन्फिनिटी। अगर इसमें आइडियल अगर नहीं दिया होता, क्या होता है इसका रेजिस्टेंस, उसका आंसर होता सी, हाई। और ये जीरो क्या है, अगर आपको बोला जाएगा कंडक्टिंग मटेरियल, अर्थात आइडियल कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस होगा जीरो। अगर सिर्फ कंडक्टर बोला जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उसका आंसर होगा लो। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मैं बता दिया। तो आइडियल इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अगर सिर्फ इंसुलेटर पूछा होता, सॉरी, इसका आइडियल इंसुलेटर बोला है तो इसका आंसर इन्फिनिटी है। अगर सिर्फ आइडियल नहीं दिया होता, सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा होता इंसुलेटर का, तो उसका आंसर होता सी, हाई होता। अगर पूछा होता रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर तो उसका आंसर होता लो। अगर पूछा होता रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर तो उसका होता जीरो। याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या है, क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पीटी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से हम लोग याद रखेंगे इसको। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सही आंसर होगा क्या, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, ये हो गया पीटी का सही आंसर। याद रखेंगे, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन यानी जूल, चार्ज यानी कूलम, जूल प्रति कूलम इज द राइट आंसर। पावर इनटू टाइम ये किसका है, बता सकते हैं, पावर इनटू टाइम ये किसका होगा, पावर इनटू टाइम ये हो गया एनर्जी का, वाट सेकेंड, एनर्जी का हो गया पावर इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम किसका है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट इंटू टाइम किसका हो गया, Q, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको चार्ज बोला जाता है। बाकी हम लोग C किसका हो गया, वर्क डन बाई टाइम, ये किसका हो गया, जूल प्रति सेकेंड, ये किसका हो गया, ये हो गया पावर का, वर्क डन बाई टाइम जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। चारों का चारों हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर इनटू टाइम हो गया वाट सेकेंड, इसका एनर्जी का हो गया। करंट इनटू टाइम हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जिसको बोला जाता है Q। वर्क डन बाई टाइम ये हो गया पावर का, जिसका जूल प्रति सेकेंड हो गया। और वर्क डन बाई चार्ज हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। इस क्वेश्चन पर चले। बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, ये इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आप बता सकते हैं। यूनिट के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। करंट का यूनिट क्या है, करंट का एम्पियर, ये तो सही है। दूसरा हो गया रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, देख सकते हैं, रेजिस्टेंस MHO लिखा हुआ है। मो यानी ये कंडक्टेंस का यूनिट है, ये रेजिस्टेंस का नहीं है। तो करेक्टली नॉट मैच इज बी, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये EMF का वोल्ट होता है, कंडक्टेंस का सीमेंस या मो होता है। तो बी इज द करेक्टली नॉट मैच्ड, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो इतना ही, बहुत अच्छे से कवर किए हैं इसको हम लोग, पूरा जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोग कवर किए हैं एग्जाम के लिए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सब क्वेश्चन को हम कवर किए हैं। बाकी और एक वीडियो में हम लोग जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का उसको ले आएंगे अगली वीडियो में हम लोग।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा जूनियर टेक्नीशियन एग्ज़ाम और OMC का एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि इसका PDF आप लोग को वहाँ मिल सकता है। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली दोनों वीडियो हैंड टूल्स का और फायर एंड सेफ्टी का, तो उसको भी जाके देखिए ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।